कीजिए प्रांजल क्लासेस को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुलक के वर्गीकरण को शुरू किया था और इस टॉपिक के अंदर हमने 3 बहुलक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें पहला था प्राप्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा पढ़ा एकलक इकाई के आधार पर और तीसरा हमने लिया बहुलकीकरण की क्रिया के आधार पर। आज हम इसका चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। चौथा भाग है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वह है बहुलक की संरचना के आधार पर। बहुलक की संरचना के आधार पर, ठीक है। बहुलक की संरचना के आधार पर जब अपन इसकी बात करते हैं तो इसमें है ना, इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आएगा रेखीय बहुलक। कौन सा? रेखीय बहुलक के बारे में, ठीक है। लीनियर पॉलीमर के नाम से ये जाना जाता है। तो रेखीय बहुलक का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के बहुलक के अंदर जो बहुलक की एकलक इकाइयां हैं वह जब परस्पर जुड़ती है तो एक रेखीय संरचना के रूप में हमें दिखाई देती है। और रेखीय संरचना में क्या होता है, देखो इसमें ना अलग अलग लेयर बनती है। जैसे मान लो हम इसमें लेते हैं तो फर्स्ट लेयर, अब देखो रेखीय बहुलक में यूं होता है, एक लेयर इस तरह से है तो दूसरी बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ से यूं रहेगी, तीसरी आएगी वो इसके ऊपर यूं रहेगी। इस तरह से ये रेखीय संरचना के ऊपर पाए जाते हैं। या तो यूं रहेंगे या आप इसको सीधी संरचना बताओगे तो एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा और चौथी रेखा। इस तरह से इसमें क्या होता है, इकाइयां परस्पर इन रेखाओं के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। और देखो आप लेयर है तो जैसे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो लेयर के रूप में अगर ये रहेंगे तो इनका घनत्व जो होता है वो सबसे क्या होता है, अधिकतम रहता है। और जब घनत्व अधिक होगा तो सीधी सी बात है ये बहुलक जो होते हैं वो क्या होते हैं, दृढ़ बहुलक के अंतर्गत आते हैं। तो रेखीय बहुलक का मतलब क्या हुआ, ऐसे बहुलक जिसमें इनकी जो इकाइयां हैं वो इस तरह से रेखीय संरचना के ऊपर परस्पर एक दूसरे पर परत के रूप में स्थित रहती है, व्यवस्थित रहती है, ठीक है ना, जिसके कारण इनका घनत्व अधिकतम होगा। और घनत्व अधिकतम होने के साथ साथ आप इसको बताओगे बहुत ही मजबूती के साथ में पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, एग्जाम्पल जो है वो है पॉलीथीन। कौन सा है? पॉलीथीन। दूसरा हम ले सकते हैं नायलॉन 66, ठीक है। और तीसरा अपन लेंगे डेक्रॉन या टेरिलीन के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से इसके उदाहरण के अंदर आता है, ठीक है ना। तो पहला क्या आया, रेखीय बहुलक। दूसरा हम लेते हैं, इसका नाम है साखित बहुलक। कौन सा? साखित बहुलक। साखित बहुलक का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इसमें क्या होगा, पहले तो एक जो ये बहुलक की इकाइयां हैं वह परस्पर जुड़कर और एक मुख्य रेखा का निर्माण करती है या एक मुख्य श्रृंखला बनाएगी। अब श्रृंखला कैसे बनती है, तो जैसे मान लो ये है ना, तो इसमें यूं बताएंगे आप, ये जैसे ये श्रृंखला इस तरह से बनती है और इस श्रृंखला के अंदर कई छोटी छोटी शाखाएं, जिसे हम कहते हैं ना प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह के रूप में इसमें समान या असमान कहीं इस तरह से शाखाएं इसके साथ में क्या होती है, यूं जुड़ी हुई रहेगी। अब ये कहलाता है साखित बहुलक, ठीक है। अब साखित है तो सीधी सी बात है, इसकी तुलना में किसकी, इसकी तुलना में इसका घनत्व कम होगा, क्योंकि देखो इसमें तो लेयर एक दूसरे के पास में रहती है, इसमें लेयर के बीच में क्या आ गई, शाखाएं आ गई, है ना। तो ये साखित बहुलक के अंतर्गत आती है। क्या कहोगे, मुख्य, ये मुख्य श्रृंखला है, ठीक है। इस मुख्य श्रृंखला के अंदर, इस मुख्य श्रृंखला के अंदर, इसके अंदर आप बताओगे कि एक या अन्य अलग अलग प्रकार की इकाइयां जो है वो शाखा के रूप में भी इसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो ये इसकी तुलना में क्या होता है, कम मजबूत होगा, है ना, कम मजबूत होगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल आप पढ़ोगे ग्लाइकोजन, एक आता है ग्लाइकोजन, ठीक है।
और दूसरा पढ़ोगे एमिलोपेक्टिन, जो बायो के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं ना, एमाइलोपेक्टिन जिसे अपन बोलते हैं। तो एमिलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इस साकेत बहुलक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो पहला आया रेखीय, दूसरा साकेत, और तीसरा आता है इसके अंदर, इसी का भाग है, वह है तिर्यक बंध युक्त बहुलक। कौन सा? तिर्यक बंध युक्त, या हम इसे कहते हैं क्रॉस बंध युक्त बहुलक। क्रॉस बंध युक्त बहुलक। ठीक है, अब देखो आप इसके अंदर पहले हमने क्या लिया? सीधी रेखाएं ली। सीधी रेखाएं लेने के बाद फिर हमने इसमें शाखाएं जोड़ी। अब ये जो होता है ये क्रिस्टल जालकनुमा संरचना के अंतर्गत आते हैं। क्रिस्टल जालकनुमा संरचना का मतलब ये होता है, जैसे अपन जाली देखते हैं तो जाली के अंदर क्या होता है कि ये मुख्य रूप से, जैसे है ना, ये परतें यूं रहती है, एक जैसे अपन ये परतें बनाई, और इन परतों के बीच में ये इस तरह से, इन परतों के बीच में क्या होगा, कई प्रकार की शाखाएं, जैसे अपन लेते हैं तो शाखाओं के रूप में इसको दर्शाया गया है। देखो आप ये जैसे है ना, तो अब इसमें क्रॉस बंध युक्त संरचना है। क्रॉस बंध का मतलब जैसे एक इधर आया, ये यहां से एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना। देखो ये इस तरह से। अब ये क्या होती है, आप देख रहे हो, जालनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। तो ये बहुलक जो होते हैं ना, ये सबसे दृढ़ बहुलक के अंतर्गत आते हैं, और इसका उदाहरण आपको याद रखना है। इसका उदाहरण है बेकेलाइट। कौन सा? बेकेलाइट। ये याद रखना है आपको। हालांकि अपन ये सब, ये नायलॉन, पॉलीथीन और डेक्ट्रॉन, बेकेलाइट वगैरह जितने भी उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण अपने सिलेबस में आगे सब दिए गए हैं। इकाइयां कौन कौन सी होती है, किस तरह से जुड़ती है। तो तिर्यक बंध युक्त, तिर्यक बंध युक्त का मतलब होगा जिसमें इकाइयां जैसे मुख्य परस्पर एक दूसरे से क्रॉस बंध के द्वारा जुड़कर और एक क्रिस्टल जालकनुमा संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसी के अंतर्गत हम इसको कहते हैं कि ये ताप के प्रति और विद्युत के प्रति क्या होते हैं, अत्यंत। ये ताप दृढ़ प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। ताप दृढ़ का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा ताप पर ये क्या होगा, पिघलेगा। लेकिन क्या कहते हैं, विद्युत का कुचालक होता है। विशेष तौर पे ये विद्युत के कुचालक माने जाते हैं। तो हमने कितना नंबर लिया? चौथा नंबर बहुलक की संरचना के आधार पर रेखीय बहुलक, साथित बहुलक और तिर्यक। साथित की परिभाषा वापस सुन लीजिएगा। एक सीधी मुख्य श्रृंखला होती है और उसके साथ में कई छोटी छोटी शाखाएं, जो प्रतिस्थापी समूह भी कह सकते हो, या अन्य इकाइयां आपस में इस तरह से शाखाओं के साथ में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लेते हैं पांचवा प्रकार बहुलक का। पांचवा इसके अंदर आता है, देखिए पांचवा हम लेते हैं ताप के आधार पर। जैसे अभी मैंने बात की थी बेकेलाइट के बारे में, तो पांचवा प्रकार इसके अंदर आएगा ताप के आधार पर। तो ताप के आधार पर जब अपन पढ़ते हैं तो ताप के आधार पर के अंदर पहला आता है ताप सुनम्य। ताप सुनम्य या ताप सुघट्य, प्लास्टिक भी कह सकते हो या बहुलक कहते हैं। ताप सुनम्य या ताप सुघट्य बहुलक, या क्या लिखते हैं, प्लास्टिक के बारे में लिखते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये देखो इसमें क्या होता है कि जैसे एक बहुलक बना, पॉलीथीन की बात करते हैं अपन, तो पॉलीथीन बनने के बाद जैसे उसका अपन कहते हैं ना रिसाइकिल करते हैं, तो ताप सुनम्य के अंतर्गत ऐसे प्लास्टिक या ऐसे बहुलक आते हैं जिनका रिसाइकिल आसानी से किया जा सकता है। रिसाइकिल का मतलब ये हुआ, यूज होने के बाद जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये क्या होगा, पिघल जाएंगे, और पिघलने के बाद फिर आप इसके अंदर दूसरा पदार्थ मिलाकर और इसे वापस दोबारा नए रूप में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। नाम सुनिएगा, ताप सुनम्य या सुघट्य, यानी ताप के ऊपर वो अपघटित हो जाएगा।
ठीक है। और अपघटित होने के बाद आप इसे चेंज कर सकते हो। जैसे पानी की बोतल आती है तो पानी की बोतल का रिसाइकल किया जाता है, या फिर कच्चे प्लास्टिक जो आते हैं जितने भी, उन कच्चे प्लास्टिक का रिसाइकल। आपने देखा होगा पॉलीथीन, पॉलीथीन को इकट्ठा करके फिर ले जाते हैं वापस उसी पॉलीथीन, चाहे वो नाली में गिरी हुई हो चाहे कहीं भी गिरी हुई हो, उस पॉलीथीन को वापस क्या करते हैं, रिसाइकल करने के लिए उसे पिघलाते हैं, और पिघलाने के साथ साथ उसमें फिर एथीन के अणु डाले जाते हैं ताकि नए वापस इसके नए रूप में क्या किया जा सकता है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे बहुलक जो ताप के द्वारा आसानी से क्या हो सकते हैं, पिघल सकते हैं, या एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो उन बहुलकों को ताप सुनम्य या ताप सुघट्य बहुलक के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, कौन सा है, पॉलीथीन। कौन सा आएगा, पॉलीथीन उदाहरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दूसरा आता है इसके अंदर जिसे अपन कहते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। अब ताप दृढ़ बहुलक भी कह सकते हो या ताप दृढ़ प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, है ना। तो ताप दृढ़ या ताप, ये क्या कहते हैं, सॉरी, प्लास्टिक जो होता है इसमें क्या होगा, अब नाम क्या है, ताप दृढ़। इसका मतलब ये है कि ऐसे प्लास्टिक जो होते हैं, ये प्लास्टिक एक बार बन गए, तो बनने के बाद अगर हम ये चाहे कि अब इन्हें वापस पिघलाकर और नए रूप में परिवर्तित कर दें, तो वो चीज संभव नहीं होती। हमने अभी इससे पहले वाले वर्गीकरण के अंदर पढ़ा था, है ना, तिर्यक बंध युक्त वाले। तो जो तिर्यक बंध युक्त वाले प्लास्टिक होते हैं ना, वो इसके अंतर्गत ही आते हैं। किसमें, ताप दृढ़ के अंदर। जैसे बेकेलाइट है। अब आप स्विच बोर्ड का उदाहरण लेते हैं, तो स्विच बोर्ड के अंदर जो स्विच होता है, स्विच को अगर देखो एक बार बन गया है, अब हम ये चाहे कि हम इसे तोड़कर और दोबारा पिघलाकर और फिर वापस नया स्विच बोर्ड बनाए, तो वो चीज संभव नहीं होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब आप इस प्लास्टिक को, सुनिएगा ध्यान से, जब आप इस प्लास्टिक को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद इनके अंदर की जो संरचना है, उन संरचना में क्या होता है कि मजबूती से वो बंध बना देती है। कौन से, क्रॉस बंध का निर्माण करती है। कौन से बंध का, क्रॉस बंध का इसके अंदर निर्माण हो जाता है। और क्रॉस बंध बनने से वह क्या होगा, पिघल तो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर के जब ये बंध टूटेंगे ही नहीं, तो दोबारा इसका निर्माण करना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार के प्लास्टिक को हम ताप दृढ़ प्लास्टिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब आप इसका उदाहरण लेंगे, तो इसका एग्जाम्पल जो है ना, वो एग्जाम्पल मुख्य रूप से याद रखना है बेकेलाइट। कौन सा, बेकेलाइट, जो ताप दृढ़ प्लास्टिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ताप के आधार पर कितने प्रकार हुए, दो, ताप सुनम्य और ताप सुघट्य प्लास्टिक, ये सॉरी ताप दृढ़ प्लास्टिक के अंदर या बहुलक के अंदर आएगा। और लास्ट आता है छठा नंबर, जो दिया हुआ है आणविक बंध के आधार पर, आणविक बंध या बल के आधार पर, आणविक बंध या बल के आधार पर। अब आणविक बंध या बल के आधार पर लेते हैं, तो इसमें पहला आता है प्रत्यास्थ बहुलक। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी, है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो इकाइयां होती है, उन इकाइयों के बीच में दुर्बल, ये नाम ध्यान रखिएगा, इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं, दुर्बल आणविक बंध पाए जाते हैं। दुर्बल आणविक बंध पाए जाते हैं, और दुर्बल आणविक बंध की उपस्थिति के कारण, सुनिएगा, दुर्बल आणविक बंध की उपस्थिति के कारण इनके दोनों सिरों को, जो बहुलक है उसके दोनों सिरों को पकड़कर एक निश्चित सीमा तक क्या कर सकते हैं, अपन खींच सकते हैं। और खींचने के बाद जब आप छोड़ोगे तो वह पुनः अपनी पुरानी अवस्था के अंदर आते हैं। ये इलास्टिसिटी जो किसके अंदर गुण पाया जाता है, रबड़ के अंदर। तो रबड़ इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। और रबड़ के अंदर प्राकृतिक रबड़ भी आ सकता है एक,
और दूसरा वल्कनीकृत रबड़ भी आ सकता है, प्राकृतिक रबड़ या वल्कनीकृत रबड़, ये इसके एग्जाम्पल है, इसके किसके, प्रत्यास्थ बहुलक के। और ये क्यों होता है, आपने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग में क्या होता है, गोल रिंग संरचना होती है, ये यूं है ना। तो इन बहुलकों की जो संरचना है वो इस स्प्रिंग के समान होती है। और स्प्रिंग में क्या होता है, इन दोनों सिरों को पकड़ के जब अपन खींचते हैं यहां से और इधर से, तो खींचते हैं तो ये जो रिंग संरचना है ना, ये रिंग संरचना धीरे धीरे खुल जाएगी। तो खुलते ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाता है। तो इस तरह के संरचनाएं इन प्रत्यास्थ बहुलकों की होती है। और इसी के कारण कहते हैं कि जब आप इसको खींचेंगे तो एक लिमिट में, जैसे ये सारे वृत्त खुल जाएंगे, रिंग खुल जाएगी, तब तक ये खींचता जाएगा। और जैसे आप इसको हटाओगे बल को, तो बाहर से बल हटाने पर वापस इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, इस रिंग के समान हो जाती है। तो ये कौन सा बहुलक हुआ, प्रत्यास्थ बहुलक के नाम से जाना जाता है। और इसी का आगे का एक और पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसी के अंदर आता है, छठे में सेकंड आता है, वो है रेशेदार बहुलक। कौन सा, रेशेदार बहुलक। तो रेशेदार बहुलक के अंतर्गत क्या होता है कि इनमें जो बंध होते हैं, देखो ये अलग है कि इनमें एक तो अपन कहेंगे मजबूत, इसमें क्या होते हैं दुर्बल, और इसमें आप मजबूत या प्रबल कह दो। प्रबल आणविक बंध के साथ साथ, आणविक बंध के साथ साथ इसमें है ना कौन से पाए जाते हैं, अपने ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। कौन से, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। अब देखो आप क्या कह रहा है, ये आणविक बंध के आधार पर बता रहे हैं कि इस प्रकार रेशेदार, रेशा जो होता है उसके अंतर्गत दिया गया है कि इस बहुलक में प्रबल आणविक बंध के साथ साथ हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ये जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और इसके अंदर आप देखोगे ना तो ये पाए जो जाते हैं, ये रेशम होता है, जो राखी का धागा है, आप जानते हो रेशम का धागा, वो एकदम खींचते हैं तो टूटता नहीं है। उसका मुख्य रीजन जो है, उसका मुख्य कारण जो है ना, वो ये दोनों बंध के कारण होता है, यानी प्रबल आणविक बंध और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इसमें ये स्थिति पाई जाती है। तो जब आप इसका उदाहरण लेंगे, है ना, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे पहला आता है रेशम। क्या आता है, रेशम, या जिसे अपन कहते हैं सिल्क का जो धागा होता है, सिल्क, और कपास, कॉटन जो होता है। तो रेशम का धागा, सिल्क या कपास, ये किसके उदाहरण है, रेशेदार बहुलक के। तो रेशेदार का मतलब क्या हुआ, तो रेशेदार का मतलब ऐसे बहुलक जिनमें इकाइयों के बीच में प्रबल आणविक बंध या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जैसे मांझा आता है ना पतंग का, तो मांझे के अंदर भी आप देखते हो कई छोटे छोटे कांच के जैसे कांच के टुकड़े भी इसके अंदर डाले जाते हैं, क्या, ताकि क्या वो बंध जो है, वो धागा है, वो क्या हो, मजबूत हो। तो उसी के आधार पर या उसी की जैसी इसमें भी यही संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसका उदाहरण क्या पढ़ोगे आप, रेशम, सिल्क या और कपास के रूप में बताया गया। ठीक है, तो देखो बहुलक का वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण कहते हैं। तो तीन तो ये प्रकार हो गए, ठीक है। प्राप्ति, प्राप्ति के आधार पर तीन, कौन से, प्राकृतिक, कृत्रिम और अर्ध संश्लेषित। दूसरा एकलक इकाई के आधार पर तो दो थे, सम बहुलक और विषम बहुलक। तीसरा बहुलकीकरण की क्रिया के आधार पर हमने लिया, तो बहुलकीकरण की क्रिया के आधार पर हम बताते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो बहुलकीकरण की क्रिया में आता है योगात्मक और संघनन बहुलक। ठीक है, फिर आया चौथा, हमने पढ़ा इससे पहले का, संरचना के आधार पर, तो रेखीय बहुलक, दूसरा साखित बहुलक, और तीसरा कौन सा आता है, तिर्यक बंधयुक्त या क्रॉस बंधयुक्त। पांचवा लिया ताप के आधार पर, तो कौन सा आया, ताप सुनम्य या ताप सुघट्य, और दूसरा आया ताप दृढ़ बहुलक। ठीक है, उसके बाद छठा आया आणविक बंध या बल के आधार पर, तो उसमें आता है प्रत्यास्थ बहुलक, और दूसरा कौन सा होता है, रेशेदार बहुलक। तो ये बहुलक का एक विस्तृत वर्गीकरण इसके अंतर्गत दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है। अब देखो, अब इसमें ना हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो वर्गीकरण के अंदर एक में किताब में क्या है, आगे एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को वर्गीकरण के हिसाब से ही बता रहा हूं, ठीक है। तो वो है इसमें है ना एक पॉइंट आता है, वो है विषम बहुलक। देखो एक शब्द आता है इसके अंतर्गत, विषम बहुलक। अब विषम बहुलक के अंदर देखो, विषम बहुलक की जब बात की जाती है तो विषम बहुलक का मतलब ये होता है कि जिसमें अलग अलग या भिन्न भिन्न, अलग अलग या भिन्न भिन्न एकलक इकाइयां जो होती है, एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है, एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर और बहुलक का जो निर्माण करती है, उसे हम विषम बहुलक के नाम से जानते हैं। अब विषम बहुलक के अंदर है ना, इसके भी 4 भाग दिए हैं, 4 भागों में इसे बांटा गया है। देखो 4 भाग है। पहला लेते हैं जिसे कहते हैं क्रम रहित, क्रम रहित विषम बहुलक। पहला आता है क्रम रहित विषम बहुलक, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट, वो है एकांतरित या एकांतर क्रम युक्त, एकांतरित या एकांतर क्रम युक्त विषम बहुलक, ठीक है, विषम बहुलक दूसरा भाग। और तीसरा भाग इसके अंदर आएगा, देखो ये इधर ही ले रहे हैं अपन, थर्ड पार्ट इसका आएगा, या उसको आगे ले लेंगे। तो पहला भाग आता है देखो क्रम रहित। क्रम रहित का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एकलक इकाइयां हैं, वह एकलक इकाइयां किसी भी क्रम में नहीं रहती है। जैसे मान लो एक ऐसा बहुलक है जिसमें एकलक इकाइयां हैं ए और बी, है ना, तो इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर ए आया, फिर ए आ गया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। मतलब देखो ये इकाइयां आपस में जब जुड़ती हैं तो इन इकाइयों का कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता, ये आए जैसे ऐसे ही परस्पर इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। यानी इसमें क्या कहेंगे, क्रम निश्चित नहीं रहता है, क्रम निश्चित नहीं होता। किसी भी क्रम के अंदर ये क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। दूसरा आता है, अब देखो इसका नाम आया एकांतरित या एकांतर क्रम में, एक के बाद एक। तो एक के बाद एक कैसे? जैसे ए पहली इकाई, उसके बाद आ गई बी, फिर वापस ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इस तरह से एकांतर क्रम के अंदर ये इकाइयां क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो वो है नायलॉन 66। दो अलग अलग इकाइयां, नायलॉन 66 ले सकते हो या टेरिलिन ले सकते हो, डेक्रोन के नाम से जानी जाती है। टेरिलिन के अलावा ब्यूना एन और ब्यूना एस रबड़ जो है ना, ये भी इसके अंतर्गत आ सकता है, जिसमें इकाइयां क्या होती है, परस्पर एकांतर क्रम में जुड़ी हुई रहती है। तो विषम बहुलक का मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर और क्या करती है, बहुलक का निर्माण करती है। अब इसमें 4 भाग है। पहला क्रम रहित, जिसमें इकाइयों का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है, और दूसरा आता है एकांतरित क्रम या एकांतर क्रम युक्त विषम बहुलक, जिसमें इकाइयां जो होती है वो निश्चित क्रम के अंदर जुड़ी हुई रहती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका तीसरा प्रकार। देखो तीसरा आता है जिसे कहते हैं खंड या खंडित, ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। ब्लॉक के रूप में होता है ना, एक भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग। तो देखो तीसरा आता है इसमें खंड युक्त विषम बहुलक, विषम
बहुलक, या जिसे कहते हैं ब्लॉक, ब्लॉक के हिसाब से भी कह सकते हो आप। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने अभी कहा ना कि हमारे पास दो इकाइयां हैं ए और बी, तो ए और बी, पहले तो क्या होगा, ए है तो ए एक निश्चित खंड के रूप में रहेगी, जैसे ए और ए, जैसे ये खंड बन गया ए और ए, एक ये ब्लॉक बन गया, एक इसने बना दिया बी और बी, ये एक और क्या बन गया, ये खंड है, ये एक खंड है, एक पूरा ब्लॉक बन गया। और ये ब्लॉक आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो जैसे ए ये एक ब्लॉक, अब ये इसके साथ क्या जुड़ा, बी और बी, ये दूसरा ब्लॉक, फिर वापस क्या आ जाएगा ए, ये ब्लॉक फिर वापस क्या आ जाएगा बी, इस तरह से ये क्या होते हैं, इस तरह से परस्पर जुड़कर और खंड युक्त या ब्लॉक के हिसाब से विषम बहुलक का निर्माण करते हैं। तो विषम बहुलक में तीसरा कौन सा आया, खंड युक्त विषम बहुलक। और चौथा आता है कॉलम विषम बहुलक, जैसे अपन कहते हैं ना कॉलम भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो कॉलम के अंदर क्या होता है कि कॉलम में हम ये कहते हैं कि एक श्रृंखला मुख्य रहेगी, ठीक है, और फिर उस श्रृंखला के अंदर ये जो अपन ने ब्लॉक बनाए वो कोई एक ब्लॉक आकर इसके साथ में जुड़ जाता है। जैसे मान लो इसमें हम कहते हैं कि एक मुख्य श्रृंखला कौन सी आई, जैसे मान लो ये है, ये एक मुख्य श्रृंखला है, इसमें क्या होगा, एक अन्य इकाई का ब्लॉक या क्या कह सकते हैं खंड, जैसे जोड़ दिया हमने, ये ब्लॉक बने हुए, ये इसके साथ आकर जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, तो जैसे ये एक मुख्य श्रृंखला बनाई हमने, ठीक है। अब इसके साथ में जैसे यहां जोड़ दिया एक और एक यहां जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, कॉलम का मतलब क्या हुआ, इसके अंतर्गत कॉलम बहुलक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक मुख्य श्रृंखला जो इस तरह से रहेगी और मुख्य श्रृंखला के साथ में कोई दूसरी ब्लॉक आकर इसके साथ में इस शाखा के रूप में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये कॉलम के नाम से जाना जाता है। तो विषम बहुलक कितने प्रकार के हुए, चार। सबसे पहला क्रम रहित, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्रम नहीं रहता। दूसरा आएगा कौन सा, अभी अपन ने पढ़ा था, एकांतरित क्रम युक्त, यानी एकांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। तीसरा आया इसके अंतर्गत कौन सा, खंड युक्त, इस तरह से पहले खंड होते हैं, ब्लॉक, ये खंड बनते हैं छोटे छोटे, और ये खंड इसके साथ में इस तरह से परस्पर जुड़ते हैं। और चौथा आता है कॉलम, ये विषम बहुलक, जिसमें एक मुख्य श्रृंखला रहती है, फिर ये जो खंड बने, जो ब्लॉक है, ये इसके साथ में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो टोटल वहां 6 थे और यहाँ कितने हुए, ये 4 प्रकार के बहुलक। तो आज अपना ये बहुलक का वर्गीकरण समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, और उस लेक्चर के अंदर अपन शुरू करेंगे बहुलक की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, क्रियाविधि किस प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।